D2D। 3 स्टूडेंट्स हो D2D के। मैम मेरा भी रोहित झा। अच्छा, तुम्हारा तो D2D दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैम हरीश भी है शायद। और कौन है? हरीश। यस मैम, हरीश। तुम भी मैम D2D से हो? एमडी जैक भी है। MD यस मैम। इस्तेआक। अच्छा, यस मैम। तुम भी D2D से हो। देखो, D2D के यस मैम। क्लासेस जो है अभी रेगुलर के साथ हो नहीं रहे। इवन आफ्टर दैट अगर तुम क्लास करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टाइम पे अगर तुम्हारा कोई रेगुलर क्लास हो रहा है जो कि तुम लोग के लिए स्पेशली क्लासेस चल रहा है, अगर उनमें से कोई क्लास हो रहा है तो वो फिर हैम्पर करके मेरा क्लास मत करना, ठीक है? तो ये तुम देख लो। बाकी मुझे एज इन तुम क्लास करते हो तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी ज्वाइन कर लेने देते हैं, फिर विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है? Okay, so good evening everyone. To all the D2D students जो कि अभी लेट में एंट्री किए हैं, तो this class is not actually meant for you. This class is meant for regular students, but I don't have any problem if you do my class. But don't miss your any other class and come to my class. Okay. So other than that, I don't have any problem. तो कल हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऑल्सो आई हैव सेंड यू द नोट्स इन योर गूगल क्लासरूम रिगार्डिंग टैंजेंट गैल्वेनोमीटर का एक वीडियो मैंने भेजा था। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दैट? किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? सो कल हमने डिस्कस किया था 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स: इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, recording instrument, or electromechanically indicating instrument. Anyone who can tell me what is indicating, recording, integrating? Anyone जो बोल सकता है? हाँ, मैम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मेजर जो करते हैं उसको केवल इंडिकेट करता है। जो पॉइंटर रहता है वो एट अ टाइम इंस्टेंट का मेजर करके बताता है। रिकॉर्डिंग Right. इंस्ट्रूमेंट में
रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यू हम लोग का मेजर हो रहा है वो रिकॉर्ड होके मतलब फर्दर अगर हम लोग को स्टडी करना है तो उस पे हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंटीग्रेटिंग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल। मैम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल मैम वोल्ट मीटर, डीएसओ एमीटर। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल। मैम डीएसओ DSO, मैम सीआरओ, CRO, सीआरओ राइट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल। मैम एमीटर, वोल्ट मीटर। एमीटर, वोल्ट मीटर, ओके, वॉट मीटर एटसेट्रा। Integrating instrument. What is an integrating instrument first of all? जो मैम डेली का मतलब एनर्जी या कुछ भी लॉस होता है या कुछ भी होता है मैम उसको एक बार में बताता है जोड़ के। मैम Yes, इट इज द ma'am. कॉम्बिनेशन ऑफ Loss बोथ मत बोलो। इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। हाँ, it हाँ shows the सॉरी मैम कुछ sum भी of, it shows the sum of physical quantity which is being measured. ठीक है, any physical quantity, if it is showing the sum of physical quantities which is being measured for a certain period of time, then we are saying that type of instrument is integrating instrument. And for example, energy meter is a example of integrating instrument. Then what is a electromechanically indicating instrument? ये भी कल डिस्कस हुआ था। मैम सॉफ्ट आयरन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। Any instrument which includes electric force as well as mechanical force for the operation is called as electromechanically indicating instrument. It includes electric force as well as mechanical force for the operation. ठीक है, for the operation, that type of instrument is called as electromechanically indicating instrument. So electric force is converted into mechanical motion, and that mechanical motion will indicate the physical quantity which is going to be measured. Clear? Now, yesterday we have also talked about calibration of an instrument. कि secondary instrument are calibrated with the reference value with the help of another secondary instruments. So what is the meaning of calibration? What is the meaning of calibration? We have discussed yesterday. कोई भी ट्राई करो, आई एम नॉट सेइंग कि सही होना चाहिए, जस्ट ट्राई। कल हमने कैलिब्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज कैलिब्रेशन? कितना एक्यूरेटेड है कितना मैम मेजरमेंट का accurate? कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं अपना मेजर्ड वैल्यू, और जनरली हम रेफरेंस लोग पॉइंट, जीरो उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, सो जनरली हम लोग जीरो को लेते हैं। हाँ, comparing a physical quantity with its reference value is called as calibration, and this reference is fixed for a instrument which is being measured. तो ये reference point को fix करने के लिए जो भी हम करते हैं उसको बोलते हैं calibration. ठीक है, so fixing a reference point before measuring a physical quantity is called as calibration of the instrument. Clear? Now we will discuss the electromechanically indicating instruments and what are the different types of torque which is involved in electromechanically indicating instrument. So integrating instrument तक कल हम देख चुके थे. So electromechanical indicating instrument, for the satisfactory operation of these type of instruments, three forces are necessary, and these forces are deflecting force, first deflecting force, second is controlling force, and third is damping force. Deflecting force, controlling force, and third is damping force. Now from your general idea, from your common sense, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे इस तरीके का स्केल बना हुआ है, ठीक है, तो हमें वी यूजुअली
we usually just see the indicator pointing the scales. ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, generally we do not take care, we just see that this scale, this is the scale, this can be 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, और हम बस ये देखते हैं कि ये इंडिकेटर जो है हमारा वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी से कि कितना वैल्यू हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी का. इट कैन बी स्पीड, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी डिस्टेंस, इट कैन बी amperes, volts, wattage, anything. तो बेसिकली वी जस्ट सी दिस स्केल एंड दिस इंडिकेटर का कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में. बट दिस मूवमेंट ऑफ दिस इंडिकेटर, ये इंडिकेटर यहाँ रुकेगा या यहाँ रुकेगा या यहाँ 0 पर रहेगा या इसके आगे जाएगा या फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये उस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा जिसको हम मेजर करना चाहते हैं. ठीक है, अगर हम करंट मेजर कर रहे हैं तो करंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए इस इंडिकेटर का, इस नीडल का मोशन. ठीक है, अगर हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा इस इंडिकेटर का मोशन. ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा ये उतना ज़्यादा मूव करेगा स्केल में और उस हिसाब से हमको इंडिकेट करेगा पॉइंट स्केल का. राइट, सो बेसिकली वी डू नॉट सी द फिजिक्स बिहाइंड द measuring instrument, we just see the scale जो कि हमको सामने से दिख रहा है. But this scale is operated under these forces. This indicator is operated under these forces, which is deflecting force, controlling force, and damping force. Now, just by common sense and common understanding, deflecting force नाम से पता चल रहा है कि this will deflect the indicator. ठीक है, इनिशियली जब भी हम गाड़ी हम स्टार्ट नहीं करते तो इंडिकेटर हमेशा 0 पे पॉइंट करता है. ठीक है, जैसे ही हम कुछ दूर गए या हमारा कुछ स्पीड डेवलप हुआ तो इंडिकेटर धीरे धीरे मूव करना शुरू होता है, 0 से 10 पे, 20 पे, 30 पे, इस तरीके से मूव करना शुरू हो रहा है, यानी कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम इट्स 0 पोजिशन. तो इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए एक टॉर्क की नेसेसिटी है विच विल डिफ्लेक्ट द इंडिकेटर. ओके, सो फर्स्ट इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स. इसको एक फोर्स चाहिए होगा जो 0 से इंडिकेटर को शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर के जाए और अकॉर्डिंग टू द स्पीड जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि तुम 90 के स्पीड में चल रहे हो और डिफ्लेक्शन तुमको 30 दिखा रहा है. ठीक है, तो ऐसे मेजरमेंट का कोई वैल्यू नहीं है. द मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट एज पॉसिबल. ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू सी द इंडिकेशन ऑफ द मेजरमेंट इज डिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिकेटर. तो डिफ्लेक्शन के लिए हमको डिफ्लेक्टिंग फोर्स चाहिए. नाउ डिफ्लेक्ट तो ये हो गया, बट एक इसका ऑपोजिट फोर्स चाहिए होगा जो इसको इस पोजीशन पे रोके. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि तुम किसी भी स्पीड पे चल रहे हो, तुम्हारा पॉइंटर 0 से जा करके 110 या 120 जो भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वहां चला गया. ठीक है, 120 डिग्री पर जाकर के रुका है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो अगर 30 की स्पीड से जा रहे हो, 30 आरपीएम है, 40 आरपीएम है, जो भी है स्पीड तुम्हारी, वहां तक तुम्हारे डिफ्लेक्टर या तुम्हारे इंडिकेटर को रुकना है जा करके. ठीक है, तो इस रुकने के लिए इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स, because it has to deflect and it has to stop at a certain position where the quantity is being measured. जितने स्पीड से या जितने एम्पियर को तुम फ्लो करा रहे हो वहाँ पर उतने एम्पियर पे इस इंडिकेटर को जाके रुकना भी है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो टॉर्क लगता है which is opposite of the deflecting torque is called as controlling torque. Then the third type of torque is damping torque. You must have seen कि इंडिकेटर कई बार इस तरीके से वाइब्रेट करता है, आगे पीछे वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेट करके डैम्प होकर के जाकर के एक पोजीशन पे रुक जाता है. तो इस तरीके के डैम्पिंग नेचर को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली तुम एक फोर्स ऐसे लगा रहे हो, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो तुम्हारा बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर स्टेशनरी पर है तो वो स्टेशनरी में ही रहना चाहेगा, या अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच इज मूविंग. इंडिकेटर भी तुम्हारा एक बॉडी है विच इज मूविंग.
तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द इंडिकेटर इट विल नॉट सडनली स्टॉप और सडनली स्टार्ट मूविंग. थोड़ा सा इसमें डैम्पिंग नेचर रहेगा, थोड़ी देर तक ये वाइब्रेट करेगा बिफोर इट गेट्स टू द स्टेडी स्टेट. तो इस डैम्पिंग नेचर को हम कंट्रोल करना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि ये पूरे टाइम डैम्प ही करता रहे. तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स. So there are 3 type of forces in electromechanical indicating instruments, which we have to study further. Okay, so let us see deflecting force. When there is no input signal to the instrument, the pointer will be at 0 position. To deflect the pointer from its 0 position, a force is necessary, which is known as deflecting force. A system which produces the deflecting force is known as deflecting system. Generally, deflecting system converts an electrical signal into mechanical force. So, we are giving an electrical signal and we are getting a mechanical force. So, ये deflection जो है ये बहुत सारे तरीके से मिल सकता है. वो तरीका क्या क्या है वो हम अभी देखेंगे. बेसिकली हम कभी भी अगर हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया या एनर्जी हो गया, बेसिकली वी आर मेजरिंग अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. वी आर मेजरिंग आइदर वोल्टेज और आइदर करंट, ये उसको कन्वर्ट करके हम पावर मेजर कर रहे हैं. तो इस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल क्वांटिटी में और वो मैकेनिकल क्वांटिटी हमको एज अ इंडिकेटर हमें पॉइंट करेगा अपने स्केल पे. ठीक है, तो फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड इफेक्ट. व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ कॉइल एज शोन इन फिगर 1.2, इट प्रोड्यूसेस अ इमेजिनरी बार मैग्नेट. जैसे कि ये कॉइल है तुम्हारा. व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, ये जो मैग्नेट है, ये जो हमारा सोलेनॉइड है, दिस विल बिहेव एज अ मैग्नेट. When a soft iron piece is brought near this coil, it is magnetized. Depending upon the current direction, the poles are produced in such a way that there will be a force of attraction between the coil and soft iron piece. This principle is used in moving iron attraction type instrument. So MI type instrument हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग को देखना है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वेयर अ सोलेनॉइड इज मेड by passing a current flowing through it. Now depending upon the direction of current, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो प्रोड्यूस होगा. Now this pole can be interchanged by changing the direction of the current. ठीक है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल से तुम लोगों को ये कौन से डायरेक्शन ऑफ करंट है, फोर्स किस डायरेक्शन में है, मोशन किस डायरेक्शन में है, ये पता चल जाएगा. ठीक है, तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. और उसके बेसिस पे ये जो परमानेंट मैग्नेट है या सॉफ्ट आयरन मैग्नेट है, इसको अगर हम दूर और इसको अगर हम इसके पास लेकर के आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कौन सा पोल डेवलप हो रहा है, ये मैग्नेट आइदर अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा. अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो ये रिपेल होगा, अगर साउथ एंड नॉर्थ पोल है तो ये अट्रैक्ट होगा. तो इस टेक्निक से हम दोनों ही टाइप का MI इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं. मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी और मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी इससे बन सकता है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी वेयर वी आर कन्वर्टिंग दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू मैकेनिकल सिग्नल. ठीक है, ये यहाँ पर हम करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसका जो मोशन है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा. ठीक है, उतना फास्ट मोशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी दूर तक ये रिपेल होकर के जाएगा या उतने फोर्स से ये अट्रैक्ट होगा. जितना करंट की वैल्यू कम होगी उतना धीरे ये अट्रैक्ट या रिपेल होगा. तो अकॉर्डिंगली जो हमारा इंडिकेटर है वो या तो दूर तक जाएगा या तो पास तक जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. सो वी आर बेसिकली कन्वर्टिंग दिस करंट इनटू मैकेनिकल मोशन.
If two soft iron pieces are placed near a current coil, there will be a force of repulsion between the two soft iron pieces. This principle is utilized in moving iron repulsion type instrument. मतलब इस principle से हम दोनों ही type का MI instrument बना सकते हैं, either moving iron attraction type या moving iron repulsion type. ठीक है. Now force between a permanent magnet and a current carrying coil. Now here we have a permanent magnet and a current carrying coil. When a current carrying coil is placed under the influence of magnetic field produced by a permanent magnet, a force is produced between them. This principle is utilized in moving permanent magnet moving coil instruments. So here instead of using a solenoid we are using a परमानेंट मैग्नेट, और जो एक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम करंट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसका अट्रैक्शन या रिपल्शन चेंज कर सकते हैं. नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सोलेनॉइड और अ परमानेंट मैग्नेट वी कैन यूज टू करंट कैरिंग कॉइल्स एज वेल. ठीक है, तो वहाँ पर हम उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं EMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो अगर दो एक मैग्नेट और एक सोलेनॉइड या एक करंट कैरिंग कॉइल नहीं है, दोनों ही करंट कैरिंग कॉइल है, तो भी सेम अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो डेवलप होगा. एंड दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड EMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, EMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट. इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, व्हाट आर EMMC, व्हाट इज PMMC, MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, वो डिटेल में भी. अभी जस्ट हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क के बारे में जान रहे हैं. सो डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय एंगल थीटा. जो एंगल, ये जो हमारा इंडिकेटर है, ये एंगल जो है वो इतनी इस एंगल से इंडिकेटर हमारा मूव करता है. सपोज दिस वाज द 0th पोजीशन एंड दिस इज 20. सो थीटा इज दिस एंगल of deflection by which the indicator is moving with respect to the physical quantity. ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो ये है ये डिपेंड करेगा ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. ठीक है, नाउ हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल इज सेम. जस्ट टू current carrying coils are placed closer to each other. There will be a force of repulsion between them. If one coil is movable and another is fixed, the movable coil will move away from the fixed one. This principle is utilized in electrodynamometer type instrument. So either you can take one solenoid, either you can take one permanent magnet, or you can take two current carrying coils for the purpose of deflection of the instrument on the basis of the physical quantity you are going to be measured. ठीक है, now the second type of force is controlling force. To make the measurement indicated by the pointer definite or constant, a force is necessary which will be acting in opposite direction to the deflecting force. ठीक है, very important, which will be acting in opposite direction. Controlling force will always be acting in opposite direction of the deflecting force. This force is known as controlling force. A system which produces this force is known as controlled system. When the external signal to be measured by the instrument is removed, the pointer should return back to 0 position. This is possibly due to the controlling force, and the pointer will be indicating a steady value when the deflecting torque is equal to controlling torque. ठीक है, तो controlling torque का दो काम है. पहला कि whenever there is a deflection in the pointer, it should stop at the position where deflecting torque is equal to controlling torque. ठीक है, तो क्योंकि डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट शुड स्टॉप एट अ स्टेडी स्टेट पोजीशन. पहला तो इसका ये काम हो गया कि इसको एक पोजीशन पे रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो TC देगा, और डिफ्लेक्ट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो TD देगा. ठीक है,
at the point where TD and TC is equal, at that point your pointer will stop and come to a steady state position or come to a rest. Now when you are removing this deflecting force, जैसे कि तुमने वोल्ट मीटर से तुम वोल्टेज मेजर कर रहे थे, तुमने सप्लाई दिया, तुमको 220 वोल्ट दिखा रहा है. अब जब तुमने सप्लाई को हटा दिया तो दिस पॉइंटर शुड कम टू इट्स रेस्ट पोजीशन, इट शुड कम टू 0th पोजीशन, राइट. सो इसको वापस 0 पे लाने के लिए कौन सा टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है? कंट्रोलिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज एट दैट टाइम TD इज इक्वल टू 0 एंड TC विल बी इक्वल टू मैक्सिमम. तो इस TC की वजह से ये जो पॉइंटर है ये वापस अपने रेस्ट पोजीशन पे चला जाएगा. वही यहाँ पे लिखा है, द पॉइंटर शुड रिटर्न बैक टू 0 पोजीशन when the measuring quantity is removed from the instrument. ठीक है. Now what are the steps or what are the things which can give you this controlling torque? So first is the spring control, which is the, यहाँ पे देखो TD is equal to TC is the state of equilibrium. ठीक है, for the pointer to come to the steady state position. Now spring control, तुम लोगों ने टॉयज में देखा होगा कि टॉयज में जहाँ पर भी जैसे कोई वाइब्रेटिंग टॉय है या इवन इन केस ऑफ कार्स, इन पेन्स, हर जगह जहाँ पर पुश वाले जो पेन्स होते हैं वहाँ पर देखा होगा तुम स्प्रिंग्स लगे होते हैं. तो बेसिकली जब तुम पेन के टॉप को पुश करके निब को निकालते हो, अगेन यू पुश इट बैक सो दैट निब गोज इनसाइड. तो ये जो वापस से जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग कंट्रोल से यूज होता है, राइट. तुमने देखा होगा पेन्स में या कार्स में या टॉयज में, तो हर जगह स्प्रिंग लगा होता है. स्प्रिंग का क्या काम है? बेसिकली फोर्स को बैकवर्ड पुश करने के लिए तुम स्प्रिंग कंट्रोल लगाते हो. तो सिमिलरली इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल, स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड for the application of controlling torque in instruments. Two springs are attached on either end of the spindle. I'll show you the diagram first. See, this is the diagram of a इंटरनल डायग्राम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का जो पीवॉट होता है उसका ये डायग्राम है. ठीक है. सो दिस इज द पीवॉट. पीवॉट मीन्स द बेस ऑन विच द स्पिंडल इज अटैच्ड एंड दिस स्पिंडल विल रोटेट according to the current passing through the coil, and this indicator is attached to this spindle. There is a balance weight here. देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो ना, उसका ये बेसिक फिगर है. This is the basic figure of any type of instrument. It can be PMMC type, it can be EMMC type. कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो, उसका ये बेसिक फिगर है. ठीक है. तो ये एक स्पिंडल है, ये जो रॉड दिख रहा है, रॉड जैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल विच इज फ्री टू रोटेट ओवर दिस बियरिंग. इसको बोलते हैं JEWEL, ज्वेल बियरिंग. ठीक है. ये बियरिंग यहाँ पे नीचे लगे होते हैं. बियरिंग तुम लोग को पता होगा बॉल्स टाइप के होते हैं जिसपे हम इट इज बियरिंग का क्या काम होता है बेसिकली? एनीवन? वी हैव डिप्लोमा स्टूडेंट्स आल्सो, तो दे मस्ट बी. हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. Right, very good. So bearings are used to reduce the friction between two surfaces. So ये जो spindle है, this is free to rotate over its surface. तो यहाँ पर bearing दिया जाता है so that कि इस pivot और spindle के बीच का जो friction है उसको कम किया जा सके. और ये spindle जो है ये इस pivot पे जो है, pivot is nothing but a base where the spindle is fixed. तो इस पे रोटेट करेगा. नाउ सी यू कैन सी टू स्प्रिंग्स हियर. हेयर स्प्रिंग्स मतलब बहुत ही पतले लाइन स्प्रिंग्स है, एंड दीज स्प्रिंग्स आर अटैच्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसका रोटेशन देखो इस डायरेक्शन में है एंड इसका रोटेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है. सो दिस इज स्प्रिंग T1 एंड दिस इज स्प्रिंग T2. नाउ यू विल सी इन केस ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट कि इन्हीं दोनों स्प्रिंग के थ्रू हम जो है वो अपना PC सप्लाई जो है वो पास कराते हैं.
एंड अकॉर्डिंग टू द सप्लाई द स्पिंडल विल रोटेट, और ये जब स्पिंडल रोटेट होगा तो इससे अटैच जो पॉइंटर है वो भी रोटेट होगा और दिस पॉइंटर विल पॉइंट एट द स्केल अकॉर्डिंगली। इस पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक ऑपोजिट साइड में एक बैलेंस वेट लगा हुआ है। सो दिस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए लगाते हैं सो दैट इट कैन कंट्रोल द रोटेशन ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल है इन दोनों के इसकी रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए ये दो स्प्रिंग्स इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। तो द स्प्रिंग्स विल प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क टू द spindle. Now let us go back to the spring control. Two springs are attached on either end of the spindle. The spindle is placed in jeweled bearing so that the friction force between the pivot and the spindle will be minimum. Two springs are provided in opposite direction to compensate the temperature error. ठीक है, now because there is a proper rotation on in the spindle, और इस रोटेशन की वजह से यू आर पासिंग द करंट थ्रू द स्प्रिंग्स, जो करंट सप्लाई जो है वो पास होगा, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर की वजह से देयर विल बी सम चेंजेस इन द मेटालिक पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करने के लिए हम इन दोनों स्प्रिंग को ऑपोजिट कंपनसेट करने के लिए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं। द स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ phosphorus bronze. When a current is supplied, the pointer deflects to a rotation of the spindle. When spindle is rotated, the spring attached with the spindle will oppose the movement of the pointer. The torque produced by the spring is directly proportional to the pointer deflection. So TC, wherein TC is the controlling torque, is proportional to theta, और theta is nothing but the deflection angle, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। The deflecting torque produced TD proportional to I. When TC is equal to TD, the pointer will come to a steady position. Therefore, theta is proportional to I. यानी कि TC is proportional to theta and TD is proportional to I, या theta is proportional to I. So from here you can say theta is proportional to I. इसीलिए देखोगे जितने भी डीसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका जो स्केल होता है वो स्केल हमेशा लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर कहने का मतलब क्या है कि इफ़ दिस इज 0, ये 1 है, तो 1 के बीच में अगर 5 डिविजन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 डिविजन्स हैं, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, 10 डिविजन्स भी हो सकते हैं, जस्ट सेइंग। तो इस 1 और 2 के बीच में भी 5 डिवीजन होंगे। ठीक है, उसी तरीके से 2 और 3 के बीच में भी 5 डिविजन्स होंगे। तो दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड एज लीनियर स्केल बिकॉज थीटा इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द स्पिंडल। ठीक है, व्हेन वी विल सी एमआई टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि करंट थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। तो वहाँ पर जब भी तुम एसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो वहाँ पर देखोगे इनिशियल जो स्केल होगा वो इस तरीके का होगा एंड लेटर ऑन द स्केल चेंजेस। ठीक है, जो डिवीजन होगा वो चेंज हो जाएगा लेटर ऑन। तो नॉन लीनियर स्केल देखने को मिलता है इन केस ऑफ एमआई टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वेयर एज लीनियर स्केल देखने को मिलता है इन केस ऑफ पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट या डीसी इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो डीसी इंस्ट्रूमेंट्स में ये लीनियर स्केल मिलता है। लीनियर क्यों? क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंगल, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। एंड थीटा इज द एंगल ऑफ द स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, टीसी इज गिवन एज के इंटू थीटा वेयर के इज स्प्रिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, वी विल सी इट अगेन लेटर। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। सिंस थीटा एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट which uses spring control is uniform. ठीक है, damping force. Now this was about spring control या controlling torque. Now let us go to the damping force which is required to damp the motion of the indicator of the instrument.
So the deflection torque and controlling torque produced by the system are electromechanical. Due to inertia produced by this system, the pointer oscillates about its final steady position before coming to rest. The time required to take the measurement is more. To damp out the oscillation quickly, a damping force is necessary. This force is produced by different systems, which is air friction damping, fluid friction damping, and eddy current damping. तो ये तीनों डैम्पिंग टाइप्स ऑफ डैम्पिंग जो है ये यूजुअली हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है. So let us see one by one what are these damping. So this is a figure of air friction damping या fluid friction damping can be of the same type. तो जैसे हम लोग इंजन्स देखते हैं जो हमारे डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन होते हैं जहाँ पर इस तरीके के पिस्टन होते हैं एंड विद द चेंज इन प्रेशर ऑफ द पिस्टन दिस पिस्टन विल आइदर मूव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो इसी तरीके का एक एयर फ्रिक्शन पिस्टन बनाया जाता है जहाँ पर विद द चेंज इन प्रेशर ये पिस्टन ऊपर नीचे डैम्प होगा, ऊपर नीचे मूव करेगा और इसके मोशन को जो है वो कंट्रोल करेगा. So this type of friction is called as air friction damping or fluid friction damping. Basically, it consists of a cylinder and a piston, and depending upon the pressure of the piston, lower pressure and high pressure of the piston will move upwards and downwards. और इसके upwards and downwards movement पे ये एक position पे ऐसे equilibrium position पे आएगा जहाँ पे pressure ऊपर नीचे बराबर होगा और उसी तरीके से ये इसको भी डैम्प करेगा. इसके साथ ये जो स्पिंडल और ये जो पॉइंटर कनेक्टेड है उसको भी डैम्प करेगा, उसके मोशन को भी डैम्प करेगा. ठीक है. द पिस्टन इज मैकेनिकली कनेक्टेड टू अ स्पिंडल थ्रू द कनेक्टिंग रॉड. द पॉइंटर इज फिक्स्ड टू द स्पिंडल, मूव्स ओवर अ कैलिब्रेटेड डायल. When the pointer oscillates in clockwise direction, the piston goes inside the cylinder, gets compressed. The air pushes the piston upwards and the pointer tends to move in anti-clockwise direction. ठीक है, तो basically ये जो हमारा पॉइंटर है डिपेंडिंग अपॉन कि ये पिस्टन नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये पॉइंटर भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ठीक है, so suppose this is going downwards, so this will move in the anti-clockwise direction. If the piston is going upwards, this will move in the clockwise direction. If the pointer oscillates in anti-clockwise direction, the piston moves away and the pressure of the air inside cylinder gets reduced. The external pressure is more than that of the internal pressure. Therefore, the piston moves downwards. The pointer tends to move in clockwise direction. ठीक है, तो ये डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स के मोशन पे ये जो पॉइंटर है हमारा वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंड एज द प्रेशर इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर सेम होगा जिस पॉइंट पे वहाँ पे ये पिस्टन का जो मोशन है वो कंट्रोल होकर के स्टेडी स्टेट पोजीशन पे चला आएगा. ठीक है, फ्लूइड जैसे ये एयर फ्रिक्शन है, अगर यहाँ पर हम सिलेंडर के अंदर देर इज नथिंग बट एयर तो इसको बोलेंगे एयर फ्रिक्शन. और यहाँ पर अगर हम कोई फ्लूइड रख देते हैं जैसे कि हम इंजन्स में देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई फ्लूइड है तो इसको बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन. तो दोनों का जो मतलब कॉन्सेप्ट है इज सेम, तो दोनों ही डैम्पिंग के लिए यूज होते हैं. जस्ट अगर एयर है तो एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड है तो फ्लूइड फ्रिक्शन. नाउ नेक्स्ट इज एडी करंट डैम्पिंग. So this is the diagram of a eddy current damping. So first of all, one of you tell me what is eddy current. मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मेटालिक सरफेस पे करंट इंड्यूस. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक सरफेस पे करंट इंड्यूस होता है. सर्कुलेटिंग करंट एक होता है मैम. हाँ, तो ये सर्कुलेटिंग करंट जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है?
हमने ट्रांसफॉर्मर्स को भी लैमिनेशन में डिवाइड इसीलिए किया है ना, सो दैट कि एडी करंट को रिड्यूस कर सके, राइट? ट्रांसफॉर्मर के कोर को लैमिनेटेड इसीलिए करते हैं, isn't it? यस मैम। yes or no? सो ट्रांसफॉर्मर्स का कोर भी जो है उसको लैमिनेटेड हम सॉलिड कोर नहीं रखते हैं। सॉलिड कोर बोलने से यही हम बोलते हैं कि सॉलिड कोर रखने से कोर लॉसेस इंक्रीज हो जाता है या एडी करंट लॉस इंक्रीज हो जाता है। तो व्हाट डू यू बेसिकली अंडरस्टैंड अबाउट एडी करंट लॉस? मतलब अगर लेमैन के भाषा में तुमको समझाना हो तो कैसे समझाओगे व्हाट इज एडी करंट? एनीवन? अब जैसे मैम इंडक्शन आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग को सब पता है, लेकिन यू आर नॉट बीइंग एबल टू जस्टिफाई इट। कोई भी ट्राई करो, वी हैव फ्यू पीपल इन द क्लास। एनीवन हु कैन जस्टिफाई व्हाट इज एडी करंट? द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज राइट। तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमारा जो मैग्नेटिक सरफेस है उस पर कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेंगे, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के डिफरेंस की वजह से बेसिकली देयर विल बी अ सर्कुलेटिंग करंट व्हिच विल बी फ्लोइंग थ्रू द सरफेस। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस वजह से जनरेट हो रहा है? फ्लक्स चेंज होने पर। Flux cutting the magnetic surface. Okay. So, by doing the lamination, what are you? How are you making any difference? मैम एयर के कारण रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण एयर गैप बाय लेमिनेशन भी इंड्यूस एयर गैप, पाथवे थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। लैमिनेशन इंक्रीज करने से क्या एयर गैप इंक्रीज करते हैं या फिर साइज ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल गेट रिड्यूस्ड? What is the difference? लैमिनेशन करके हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक अगर सॉलिड कोर है तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया रिड्यूस कर रहे हैं ना। इसको अगर ये सॉलिड कोर है और आइदर वेज इसको हम अगर पतले पतले लैमिनेशन में अगर डिवाइड कर देते हैं तो वी आर डिक्रीजिंग, बेसिकली वी आर डिक्रीजिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोर। यस और नो? What is Yes, the difference? What will be the difference if we decrease the surface area? तुम कुछ अभी रेजिस्टेंस के बारे में बोल रहे थे। Decreasing the surface area will change the resistance of the surface. Yes or no? यस मैम। एक ही इंसान बोल रहा है, बाकी लोग चुप है, क्यों? एडी करंट तो तुम लोग मतलब बचपन से जब से इलेक्ट्रिकल शुरू हुआ तब से एडी करंट पढ़ रहे होगे। These are very basic concepts which you must know कि एडी करंट किस वजह से why does eddy current comes into picture, what are we doing by reducing the lamination, by reducing the size of the core of a transformer. So this is your task today. Tomorrow we have again class of measurement. So कल तुम लोग जितने भी आए हो, let me see the names, और ये लोग मुझे समझाएंगे फिर से कि एडी करंट लॉस क्या है, and why does eddy current comes into picture, and how are we going to reduce this eddy current. Lamination is okay, fine, lamination करते, पर lamination करने से होता क्या है ये जानना है मुझे। You have to study by yourself and let me know tomorrow. ठीक है? Because just saying it or basic concept, you are in your third semester right now. ठीक है? अब तुम लोग का जो कोर्स है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा. If you do not know eddy current
टुडे, कल को जब तुम लोग का ट्रांसफॉर्मर आएगा, सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर आएगा, then how will you be able to answer? So basically eddy current damping uses the phenomena of eddy current. तो अगर तुमको एडी करंट समझ में आता है तो तुमको ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली एडी करंट किसी भी सरफेस पे किसी भी मैग्नेटिक सरफेस पे तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसको, उस मैग्नेटिक फील्ड या उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से द इंटायर सरफेस हैज डिफरेंट ईएमएफ इंड्यूस्ड when the surface area is large, and with the difference of this EMF induced, there is a circulating current. जहाँ भी there will be a difference of EMF, there will be a difference of magnetic force, वहाँ पर ये current जो है वो flow करेगा. There should be a difference of potential difference, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर होगा वहीं पे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से हम इसी करंट को बोलते हैं एडी करंट, विच इज फ्लोइंग इनसाइड द मैग्नेटिक डिस्क विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ इन दिस पिक्चर दिस इज द एल्यूमिनियम डिस्क एंड दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट। ये जो शेप में दिख रहा है, दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। एंड दिस इज द एल्यूमिनियम डिस्क which is rotating inside this permanent magnet, ठीक है। ये जो डिस्क है, this is a circular disk and this disk will be rotating like this, ठीक है। ये क्योंकि फ्रंट व्यू है इसलिए तुमको ये लाइन की तरह दिख रहा है, बट टॉप व्यू में ये डिस्क इस तरीके का होगा and this disk is rotating inside this permanent magnet. Now this permanent, ये जो सर्कुलेटिंग करंट इस डिस्क में मूव हो रहा होगा, दिस विल गेट अफेक्टेड विद द परमानेंट मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड विच इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प इन डैम्पिंग ऑफ द मोशन ऑफ दिस एल्यूमिनियम डिस्क। एंड एल्यूमिनियम सर्कुलर डिस्क इज फिक्स टू द स्पिंडल, ये स्पिंडल है, ये एल्यूमिनियम डिस्क है। This disk is made to move in the magnetic field produced by the permanent magnet. तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसका ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये डिस्क जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन द डिस्क ऑसिलेट्स इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स produced by the damping magnet and EMF is induced in the circular disc by Faraday's law because the aluminum disc is rotating in the magnetic field. So any motion in the magnetic field will induce the EMF in the material, EMF in the conducting material. So by Faraday's law, so this disc will have induced EMF inside it. Eddy currents are established in the disc since it has several closed paths. Obviously एक disc है, ये solid disc है, तो it will have the closed path, ठीक है। जितना बड़ा डिस्क होगा उतना ही बड़ा उतने ज़्यादा क्लोज पाथ होंगे एंड दिस इज द रीजन ऑफ डूइंग लैमिनेशंस। बेसिकली यहीं पे यू विल गेट द आंसर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा क्लोज्ड पाथ होंगे, उतना ज़्यादा एडी करंट होगा, ठीक है। अगर हम इसके सरफेस एरिया को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ जो होगा वो कम हो जाएगा। सपोज एक डिस्क ये है जिसमें ये पूरा सरफेस है और दूसरा डिस्क ये है या दूसरा कोर ये है जिसमें सरफेस इतना हो गया, ठीक है, बाकी एयर है। तो बेसिकली द नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ इन दिस डिस्क एंड द नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ इन दिस डिस्क विल बी डिफरेंट। इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो जितना क्लोज्ड पाथ ज़्यादा होगा उतना ही एडी करंट ज़्यादा होगा, उतने लॉसेस ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा हीटअप होगा हमारा कोर। इसलिए हम लैमिनेशन करते हैं बेसिकली टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ इन द मैग्नेटिक मटेरियल। The eddy currents are established in the disc since it has several closed paths. By Lenz's law, the current carrying disc produces a force in the
direction opposite to the oscillating force. The damping force can be varied by varying the projection of the magnet over the circular disc. Now ये जो eddy current है, because of the Lenz's law, it will always oppose the cause. Lenz law क्या बोलता है कि it will always oppose the cause. तो ये जो circulating current है, इनकी वजह से जो magnetic field reduce होगा, because this disc is already rotating, और अब इसमें एक current flowing. Now current is flowing inside the disc, and this disc is rotating in presence of a magnetic field. Now there will be a force acting on this aluminium disc due to this magnetic field and the Lenz's law which is opposing this magnetic field. तो दो फोर्स प्रोड्यूस होंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जिसकी वजह से हमारा डैम्पिंग फोर्स यहाँ पर क्रिएट होगा. तो सिमिलरली जैसे कि पिस्टन में क्या हो रहा था कि प्रेशर की वजह से देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, यहाँ पर एडी करंट की वजह से देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विच विल क्रिएट द डैम्पिंग ऑफ द instrument. So the damping force can be varied by varying the projection of the magnet over the circular disc. Now this magnet, suppose कि किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर तुम देखते हो कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, even after waiting for 10 to 15 seconds the needle is not coming to the steady state, तो उस केस में suppose the needle is keeping on damping and keeping on oscillating at its final position, तो वहाँ पर इसके परमानेंट मैग्नेट को अगर हम एल्यूमिनियम डिस्क से और ज़्यादा पास कर देंगे तो डैम्पिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल कम टू अ स्टेडी स्टेट मोर फास्टर देन अर्लियर. तो इस परमानेंट मैग्नेट के पोजीशन को आगे पीछे करके हम डैम्पिंग फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. क्लियर? So these were the three types of forces which is present in case of electromechanical indicating instrument. ठीक है, electromechanical indicating instrument में ये तीन टाइप के फोर्स हो गए. पहला हो गया डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो कि या तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी तीन तरीके से हम ऑपरेट करा सकते हैं, आइदर सोलेनॉइड और एक परमानेंट मैग्नेट रख के, और एक सोलेनॉइड और एक करंट कैरिंग कॉइल रख के, या परमानेंट मैग्नेट और एक करंट कैरिंग कॉइल रख के, या दो करंट कैरिंग कॉइल रख करके. ये तीन तरीके से हम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं. कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या कर रहे हैं, हम स्प्रिंग लगा करके, टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड टू द स्पिंडल इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल गिव यू द कंट्रोलिंग टॉर्क. और एडी करंट डैम्पिंग के डैम्पिंग टॉर्क किस तरीके से कर रहे हैं, हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कर रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कर सकते हैं, या एडी करंट डैम्पिंग कर सकते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्पिंग विच इज गिवन. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट टाइप के डैम्पिंग यूज करते हैं. किस में क्या करते हैं, वी विल बी सीइंग हियर. So let us now go to the permanent magnet moving coil type instrument, which is PMMC type instrument. Okay, this is the first instrument. Basically, if you see your course, तो course में तुम लोगों के first module जो तुम लोगों का है measuring system fundamental, इसमें we have studied gross error, systematic error, random error. ठीक है, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. प्राइमरी, एब्सोल्यूट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ये सब मालूम है. देन वी हैव स्टडीड अबाउट एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन. इसके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है और उसका तुम लोग को वीडियो भी भेज दिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया है. जनरलाइज इंस्ट्रूमेंट, ब्लॉक डायग्राम, अभी हमने ये जो अभी स्पिंडल वाला जो ब्लॉक डायग्राम देखा हमने, दैट इज द जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट. द थ्री फोर्सेस इन एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग फोर्स. दिस इज ऑल्सो बीन डन.
comparison between gravity and spring control. Okay, so gravity control बचा हुआ है, that will also be done. Basically वहाँ पर spring control करने के बजाय हम gravity control करते हैं. And errors in measurement is already been done. Statistical analysis जो ये एक part है जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. तो बेसिकली ये सारा चीज़ तुम लोग को ऑलरेडी मैथ्स में और तुम लोग का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी हुआ होगा, और पहले भी तुम लोग मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तुम लोग पढ़े होंगे. मैंने तुम लोगों को एक मटेरियल भी दिया है जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड के बारे में डिस्कस किया हुआ है. सो गो थ्रू इट. अगर तुमको कोई प्रॉब्लम लगेगा तो देन वी विल discuss it in class also, but basically it is totally basics of maths which you have already been studying in 11th 12th and basics of mathematics. ठीक है, उसका एक मटेरियल मैंने तुम लोग को दिया है, वो ध्यान से देख लेना. एरर्स इन मेजरमेंट जो मटेरियल दिया है उसी में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड का एक मटेरियल है. ठीक है. Now we are moving towards our module 2 which is starting with PMMC and MI type instrument. इस मॉड्यूल में हम लोग को हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन, टॉर्क इक्वेशन, ये सारा चीज़ देखना है. ठीक है. हर इंस्ट्रूमेंट का अपना कंस्ट्रक्शन है और उसका एक टॉर्क इक्वेशन है, डिराइव्ड टॉर्क इक्वेशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, वो हम लोगों को देखना है इन द सेकेंड मॉड्यूल. सो वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ आवर कोर्स. फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, तो बेसिकली गो थ्रू the videos and if you find any problem, last class का जो video है that got corrupted कल जो मैंने क्लास लिया था due to some reason, due to storage problem I think, कुछ वो video corrupt हो गया है, तो लास्ट क्लास का वीडियो शायद तुम लोग को नहीं अरेंज हो पाएगा, बट अदर देन दैट ऑल द वीडियोज आर गेटिंग रिकॉर्डेड एंड यू विल बी शेयर्ड विद द वीडियोज. अगर लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी whenever possible. So today we are moving towards the second module which is PMMC type instrument. So let us go. Yeah. So permanent magnet moving coil instrument or PMMC type instrument. One of the most accurate type instrument used for DC measurements in PMMC instrument. ठीक है. Now this is again a question कि why PMMC type instruments are preferable for DC measurement, why these instruments cannot be used for AC measurement. ठीक है. So let us first start with PMMC, then we will get to know कि ये instrument क्यों AC के लिए use नहीं होते, why only for DC measurement. Any one of you if you have seen कि कोई भी instrument को whether it is made for DC measurement या AC measurement, कैसे देख के बताएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए बना है, किस टाइप के सिग्नल के लिए बना है. मैम जैसे AC में RMS करंट को मेजर करते हैं ना, तो एमीटर का जो कैलिब्रेशन रहता है ना, स्टार्टिंग में बहुत क्लोज रहता है, क्रैम्प्ड रहता है, और एंडिंग में भी क्रैम्प्ड रहता है. मिडिल पोर्शन में लीनियर हो सकता है, लेकिन AC में इक्वल डिवीजन होता है, नॉन लीनियर होता है. मतलब the scale is non-linear. Very good. So first point is the scale is non-linear in AC type of instruments, whereas DC में linear होता है. उसका रीज़न मैंने अभी तुम लोग को बताया भी कि थीटा is proportional to I, तो इसलिए linear है. Other than that, scale के अलावा ऐसे कुछ symbolic representation होता है DC और AC का. यस मैम, वो इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ रहेगा. एसी रहेगा तो उसका सिंबल बना हुआ रहेगा, और डीसी रहेगा तो स्ट्रेट लाइन साइनोसॉइडल बना रहता है, और डीसी रहता है तो डीसी इस तरीके से बना रहता है, स्ट्रेट लाइन बना रहता है. तो बाय जस्ट सीइंग दिस आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप फॉर डीसी और एसी मेजरमेंट. सो लेट अस गो टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. अगेन द कंस्ट्रक्शन इज सेम. ठीक है, बस यहाँ पर एक मूविंग कॉइल, बिकॉज इट इज अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज द परमानेंट मैग्नेट
ये NNS जो डिनोट हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट. दिस मैग्नेट इज नॉट कंप्लीट, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, टोटल इस तरीके का कंप्लीट मैग्नेट होगा. और इसके बीच में हम एक मूविंग कॉइल विच इज पिवोटेड ओवर अ एल्यूमिनियम फॉर्मर. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर एक मूविंग कॉइल इस तरीके से रैप किया जाता है. और यहाँ पर देखो ये कोर लिखा हुआ है. सो दिस कोर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्मर. उसके ऊपर हम इस तरीके से कॉइलिंग की गई है. एंड दिस फॉर्मर, दिस स्पिंडल इज free to rotate between this permanent magnet. So permanent magnet moving coil, because this coil is free to rotate between the permanent magnet. Again there are two springs T1 and T2 और यहाँ पर देखो दो ऐसे terminals बनाए गए हैं so that the DC supply enters here and it is taken out from here. ठीक है, तो इस तरीके से ये सप्लाई जो है वो स्प्रिंग से होकर के अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा. ठीक है, दिस इज द इंडिकेटर. इंडिकेटर के ऑपोजिट में यहाँ पे एक बैलेंस वेट होगा. ठीक है, ये बैलेंस वेट इंडिकेटर से लगा होगा. पिवोट है, परमानेंट मैग्नेट है, ज्वेल बियरिंग है, ऑल द थिंग्स आर सेम. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर देखो ये प्लस माइनस कनेक्टेड है DC का, ये प्लस है, ये माइनस है, स्प्रिंग से दो कनेक्टेड है. यहाँ से करंट जो है वो इंटर हो रहा है. इंटर होने के बाद दिस स्प्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो मूविंग कॉइल से कनेक्ट रहेगा और इस तरीके से करंट इस मूविंग कॉइल में फ्लो करता हुआ दूसरे स्प्रिंग में जाएगा और यहाँ से वापस नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा. सो सपोज दिस इज अमीटर, तो एमीटर का जो दो टर्मिनल होता है वो इस तरीके से कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया. यहाँ से एंटर किया करंट और यहाँ से एग्जिट किया करंट. सो दिस स्प्रिंग्स आर मेड फॉर एंटरिंग एंड रिमूविंग ऑफ द supply which you are going to measure. Now this L is considered as the length of this moving coil and B is considered as the breadth of the moving coil. Now let us go to the construction part. A permanent magnet is used in this type of instrument. Aluminium former is provided in the cylindrical in between two poles of the permanent magnet. Coils are wound on the aluminium former which is connected with the spindle. This spindle is supported with jeweled bearing. Two springs are attached on either end of the spindle. The terminals of the moving coils are connected to the spring. Therefore, the current flows through spring 1, moving coil and spring 2. The damping is in this type of instrument is given by eddy current damping. This is produced by the aluminium former. जो core हम aluminium former का use कर रहे हैं, वो that is sufficient enough to damp this type of instrument, and damping current is provided by eddy current damping. Controlling torque is provided by the spring control in this type of instrument. ठीक है? Now, principle of operation. When DC supply is given to the moving coil, DC current flows through it. When the current carrying coil is kept in a magnetic field, the moving coil is having a current and it is kept between a permanent magnet. So it will experience a force. This force produces a torque and the former rotates. The pointer is attached with the spindle. When the former rotates, the pointer moves over the calibrated scale. When the polarity is reversed, a torque is produced in the opposite direction. The mechanical stopper does not allow the deflection in this opposite direction. Therefore, the polarity should be maintained with the PMMC instrument, and that is the reason why AC supply is not given to the PMMC instrument. Also, because it is based on the, suppose यहाँ पर हम DC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो DC सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरीके का है, एंड
because this current is flowing in the presence of a magnetic field, so this will experience a force, and suppose it is rotating in a clockwise direction. Suppose this is rotating in a clockwise direction. When you give a AC supply to this moving coil, what will happen? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे यानी 0.02 सेकेंड्स में दिस सप्लाई विल गेट इंटरचेंज. ये प्लस माइनस हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा. अगेन दिस विल चेंज इन 0.02 सेकेंड्स. तो इतना कम ड्यूरेशन में ये जो स्पिंडल है जिसको रोटेट करना था एंटी क्लॉकवाइज, इट विल फर्स्ट गो टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. तो इट विल not allow this spindle to rotate in a certain direction. ठीक है, हमेशा इसका जो पोलैरिटी चेंज होने की वजह से इसका जो स्पिंडल का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग थ्रू द मूविंग कॉइल, जिसकी वजह से हम पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एसी सप्लाई जो है वो नहीं यूज कर सकते. अगर हम एसी सप्लाई यूज करेंगे, वी विल नॉट सी एनी मोशन इन द इंडिकेटर. ठीक है. ऑल्सो अ स्टॉपर इज कनेक्टेड. यहाँ पर मूविंग कॉइल के साथ एक स्टॉपर कनेक्टेड होता है जो कि रोटेशन को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही अलाउ करता है, एंड यू विल नॉट सी द रोटेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. कई बार ऐसा होगा कि डीसी सप्लाई में तुमने अगर ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्शन किया है तो देखना कि जो हमारा पॉइंटर है वो 0 से हल्का सा नीचे जाकर के रुक जाता है. तो तुम कनेक्शन को इंटरचेंज करते हो, देन योर पॉइंटर शोज द डिफ्लेक्शन इन अ सर्टेन डायरेक्शन. ठीक है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज द पोलैरिटी, क्योंकि स्टॉपर लगा हुआ है, इट विल नॉट अलाउ द इंडिकेटर टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. So this is the reason why we are measuring only AC with respect to in the case of PMMC type of instrument. If a AC is supplied, a reversing torque is produced. This cannot produce a continuous deflection. Therefore, this instrument cannot be used in AC type of signal. Now, let us see the torque developed by the PMMC type instrument. So let TD is the deflecting torque, TC is the controlling torque, theta is the angle of deflection, K is the spring constant, B is the width of the coil, L is the height of the coil or length of the coil, N is the number of turns, I is the current, B is the flux density, and A is the area of the coil. Now the force produced in the coil is given by F is equal to BIL sin theta. ये तुमको already पता है. Now theta is equal to 90 degree. यहाँ पर देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है that is 90 डिग्री. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है that is already 90 डिग्री. तो sin 90 डिग्री will give you 1. So F is equal to BIL sin theta में हम F is equal to BL sin theta में हम थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो F is equal to BIL आ जाएगा. Now for n number of turns of moving coil, F is equal to NBIL. Torque produced is equal to force into perpendicular distance. So TD is equal to force into perpendicular distance. Now perpendicular distance is B. B is the perpendicular distance which is given by B. ठीक है. Now F is equal to NBIL into B. NBIL into B. L and B is nothing but area of the coil, right? So इसको हम लिख सकते हैं N into A into B into I, where I is the current flowing through the coil. So B is constant, which is the flux density. Area of the moving coil will be constant and number of turns will also be constant. So TD will be proportional to the current which is flowing through the moving coil. You can increase and decrease the value of current which is moving through the coil by increasing or decreasing the physical quantity which you want to measure. Now this PMMC type of instrument can be ammeter, can be voltmeter, can be wattmeter, कुछ भी हो सकता है.
ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमिटर करंट मेजर कर रहा है तो सिर्फ एमिटर है. दिस दिस will measure the current proportional to the voltage which is flowing through the moving coil. ठीक है. Now this will give you the torque equation, torque where TD is proportional to I, और इसीलिए हमको हमेशा DC instruments में linear scale मिलता है because it is proportional to the direct current measurement. Now see advantage and disadvantages. So torque by weight is high in case of PMMC. Power consumption is less, scale is uniform, damping is very effective. Since operating field is very strong because of permanent magnet, the effect of stray field is negligible. Stray field मतलब जो भी बाहर का जो field effect करेगा हमारे instrument को उसको बोलते हैं stray field. Range of instrument can be extended. Disadvantage only used for DC supply, cost is high, error is produced due to aging effect of PMMC. Aging effect से क्या होगा हमारा जो there will be a flux saturation in case of PMMC instrument जो कि will not give you good results. Friction and temperature error are present which will also cause the error in the measurement. So this was about PMMC type of instrument. In the next class, we will see the second topic, which is the range extension of DC instruments or range extension of PMMC type of instrument. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज हमने PMMC देखा, इसके बाद इसका एक रेंज एक्सटेंशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेंज एक्सटेंशन. इस पे तुम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है, रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर वोल्ट मीटर, और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ कैन यू इंक्रीज द रेंज एक्सटेंशन. तो ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे. टिल देन इफ यू फाइंड एनी problem we can discuss it. There are few numericals also present in on the basis of PMMC type torque पे, जहाँ पे FBIL F is equal to BIL sin theta का यूज़ करना है, तो वो numericals तुम लोग एक बार बुक से देख सकते हो. ठीक है, let me take your attendance and then we will end the class. Okay, so Srijan Raj, Kiran Kumari, Mehboob Ansari, you all are regular students, right? Aman Kumar, No, Aman ma'am. Kumar D2D. तुम लोग भी D2D ही हो? Yes, ma'am, D2D. All these students are D2D. Okay, okay. ठीक है फिर. Thank you. We'll continue tomorrow.